हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग एटम एंड मॉलिक्यूल पढ़ रहे थे। उसमें हमने आपको बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है ना। उसके अकॉर्डिंग हमने सीखा था कि किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, किसी इंडिविजुअल एटम का और ओवरऑल रिएक्टेंट का मास जो होता है वो हमेशा कंजर्व होता है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो रूल है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिएक्शन के लिए वैलिड है, ये यूनिवर्सल रूल है कि मास जो है वो क्या है, हमेशा कंजर्व होता है। इज इट क्लियर? तो देखो इसमें नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है रूल, वो पढ़ना है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। क्या पढ़ना है आपको? लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, है ना। आपको फर्स्ट क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। ओके, तो मैं आपको बता रहा हूं क्या अभी, लॉ ऑफ कांस्टेंट, है ना, या फिर इसको बोलते हैं डेफिनिट डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट और डिफिनिट प्रोपोर्शन। ओके, तो देखो समझना इसको कुछ है नहीं है। ये बोलता है कि जब ऐसा हो कि एक या मतलब दो या दो से ज्यादा एटम जब रिएक्ट करेगा तो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। ऑब्वियस सी बात है, कंपाउंड फॉर्म करता है। तो लॉ ये बोलता है कि जब कंपाउंड फॉर्म होगा तो उनमें एटम का जो मास का रेशियो होगा, है ना, या फिर एटम का रेशियो होगा, वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। आइदर आप उसको किसी मेथड से बनाओ। फॉर एग्जांपल अगर आपने H2O का फॉर्मेशन करा तो H2O के फॉर्मेशन में ये हो सकता है कि आप H2O को लैब में बनाओ, हाइड्रोजन को रिएक्शन कराओ ऑक्सीजन से, तो वहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का कुछ रेशियो आएगा। वैसे ही आप क्या करो कि आप रिएक्शन कराओ, मतलब आप क्या करो कि वाटर का फॉर्मेशन कीजिए, आप एसिड और बेस को रिएक्शन कराइए, तो वहां पे भी क्या होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है। उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। तो उस केस में भी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। आप वाटर को रिवर से लो, किसी सी से लो, या फिर हैंडपंप से निकालो, सारे में क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो होगा वो क्या होता है, सेम होता है। इट क्लियर टू यू? तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है ना, कि जो एलिमेंट है ना, क्या लिखेंगे, व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, क्या लिखेंगे, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स, आप नोट करते चलना, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स react, when two or more elements of different elements react and form a product, then जब प्रोडक्ट फॉर्म करेगा then the ratio of atoms, then the ratio of atoms is always equal by mass, is always equal या सेम लिखो, है ना, always same by mass। क्या लिखा हमने, when two or more elements of different element react and form a product, then ratio of atom is always same by mass, है ना, by mass, in spite of their source, in spite of their source and method of preparation, in spite of their source and method of preparation, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये क्या बोलता है कि जब दो एटम रिएक्ट करेगा या दो से ज्यादा एटम रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे देखो आप, एग्जांपल देखो, मान लो कि H2 जो है और O2 रिएक्ट कर रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है, H2O का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें अगर रेशियो वाइज देखा जाए तो ये हाफ O2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है, 2 ग्राम है हाइड्रोजन और 16 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन। इज इट क्लियर टू यू? तो आप इसमें देखिए हमेशा जो क्या है, H और O का रेशियो अगर देखा जाए तो 2/16 और ये होगा 1:8। तो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो मास वाइज आ रहा है 1:8, ये क्या होगा, हमेशा आपको किसी भी सोर्स से आप बनाओ वाटर का फॉर्मेशन, आइदर आप न्यूट्रलाइजेशन से कराओ या फिर लैब में H2 और O2 को रिएक्शन कराइए। आप वाटर को हैंडपंप से निकालो, वाटर को आप सी वाटर का चेक करो, वहां पे हमेशा जो होगा वाटर में क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास वाइज रेशियो देखा जाए
तो 1:8 ही होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल ये हो गया, है ना। तो इन फॉर्मेशन ऑफ, क्या है, इन फॉर्मेशन ऑफ वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑलवेज, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑलवेज रिएक्ट इन 1:8 रेशियो बाई मास। ये क्या होगा, हमेशा 1:8 रेशियो के 8 रेशियो में होगा मास वाइज, है ना। आप एक और एग्जांपल ले सकते हो कार्बन और ऑक्सीजन का। आप मान लो कि कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करा रहे हो। सपोज आपने कार्बन और ऑक्सीजन को क्या करा, रिएक्ट कराया, तो ये फॉर्म क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। इज इट क्लियर टू यू। तो आप देखो कार्बन कितना 12 ग्राम और ऑक्सीजन कितना 32 ग्राम। तो अगर आप कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो देखो तो कितना है 12/32 और ये आएगा 4 3 जा और ये 8, है ना। तो ये ऑलवेज क्या होगा 3:8 के रेशियो में। आप कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्शन कराइए तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन आप किसी मेथड से करो तो सारे में क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो है वो हमेशा क्या आएगा 3:8 ही आएगा। यही बोलता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। इज इट क्लियर टू यू, समझ में आ रही बात है। तो अब इस पे हम बेस्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे एक दो प्रूफ अगर पूछा जाए आपको तो मैं प्रूफ कराता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि कॉपर ऑक्साइड वाज प्रिपेयर्ड बाय 2 डिफरेंट मेथड। कॉपर ऑक्साइड वाज प्रिपेयर्ड बाय 2 डिफरेंट मेथड, है ना। क्वेश्चन क्या है, कॉपर ऑक्साइड, आप नोट करते चलना है ना। कॉपर ऑक्साइड वाज प्रिपेयर्ड बाय, copper oxide was prepared by, copper oxide was prepared by 2 different method, 2 different method, by 2 different method. In one case 1.75 gram of metal gave, in one case 1.75 gram metal gave 2.19 gram oxide, gave 2.19 gram oxide, okay, 2.19 gram oxide. In second case 1.14 gram of metal, in second case 1.14 gram of the metal gave 1.43 gram of the metal gave 1.43 gram of oxide, metal का ऑक्साइड, है ना, of oxide. So that the given data illustrate, so that आप नोट करते चलो, है ना, so that the given data illustrate law of constant proportion। बोल रहा है कि इसको आपको दिखाना है कि ये जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को क्या कर रहा है, इलिस्ट्रेट कर रहा है, उसको वेरीफाई कर रहा है ना। तो आपने ऊपर का नोट कर रखा होगा, मैं इसको मिटा दूं। क्वेश्चन आपने लिख रखा होगा या फिर लिख लो, नहीं लिखा है आपने तो अगर, ओके। तो आपको बस ये दिखाना है कि ये जो आपका डेटा दे रखा है, ये डेटा क्या कर रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को वेरीफाई कर रहा है। इज इट क्लियर। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसमें मैंने आपको क्या बताया कि जब कोई रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, मास जो होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है। इज इट क्लियर टू यू। तो अगर बताइए कोई मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें कौन सा रिएक्शन हुआ होगा, मेटल और ऑक्सीजन रिएक्ट क्या होगा,
तो वहां पे मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। तो ओवरऑल जो मास रिएक्टेंट का होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट इक्वल होगा, है ना। तो चलो देखा जाए, ऐसा है कि कोई मेटल जो है वो रिएक्शन किया, अगर कोई मेटल रिएक्शन किया ऑक्सीजन से, ये फॉर्म किया मेटल का ऑक्साइड, है ना। अब देखो पढ़ो, टू डिफरेंट मेथड से हो रहा है। वन केस में 1.75 ग्राम मेटल है, ये क्या है 1.75 ग्राम मेटल है। ये कितना दे रहा है 2.19 ग्राम, कितना आ रहा है ये 2.19 ग्राम ये ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है ना। तो केस वन की बात कर रहे हैं हम, ये कौन सा है केस वन, ये आपका है केस वन। इज इट क्लियर? आप मेरे को बताओ कि इसमें ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। इस रिएक्शन में मेटल है 1.75 ग्राम और मेटल ऑक्साइड है 2.19 ग्राम। तो आप मेरे को बताइए कि इस केस में ऑक्सीजन का अमाउंट क्या रहा होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। दूसरा क्या है, दूसरा आपका 1.14 ग्राम है ना। नेक्स्ट केस टू, केस टू इसमें है 1.14 ग्राम है, कौन सा मेटल का, मेटल है ना। और क्या है 1.43 ग्राम ऑक्साइड है, ये कितना फॉर्म हो रहा है 1.43 ग्राम ऑक्साइड, है ना। तो आप मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ कि दोनों केस में मेटल का तो अमाउंट दे रखा है, ऑक्सीजन का अमाउंट क्या रहा होगा केस वन में, कैसे निकालेंगे। आपको मैंने कंजर्वेशन ऑफ मास बताया, उसमें बताया था कि मास जो होता है रिएक्टेंट का वही क्या होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो 1.75 प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू क्या होगा 2.19। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2.19 माइनस 1.75। इज इट क्लियर? ये कितना हो जाएगा 2.19 माइनस 1.75 ग्राम हो जाएगा ना। ऑक्सीजन का मास यही तो होगा ना, बोलिए कोई क्राइम तो नहीं कर रहे हैं। वैसे अगर इसका देखा जाए तो इसका मास कितना हो जाएगा 1.43 माइनस 1.14 ग्राम। इज इट क्लियर? तो अब आपको चेक करना है केस वन में, है ना। तो केस वन में अगर हम देखें, केस वन में मास ऑफ मेटल बाई मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ मेटल बाई मास ऑफ ऑक्सीजन करा जाए। तो बताओ मास ऑफ मेटल कितना 1.75 है ना, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2.19 माइनस 1.75। तो मुझे लगता है कि ये आ जाएगा 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.19 95 0.44, ये कितना आ जाएगा 0.44। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये मुझे लगता है कि ये आपका आ गया फाइनली 175/44, 175/44, है ना। और इसको आप डिवाइड करोगे तो देखो 4 टाइम्स अगर देखा जाए तो ये अप्रॉक्स जो है वो आ जाएगा 4:1। कितना देखो करके देखो, 4 4 जाए कितना 160 और 16 कितना हो जाएगा 160 और 10, 160 और 10 कितना 170, 174। तो ये अप्रॉक्स कितना आ गया 4:1। इज इट क्लियर? अब हम केस 2 की बात कर लें। तो केस 2 में क्या होगा बताओ। केस 2 में मैं लिख रहा हूं क्या, मास ऑफ मेटल बाई मास ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो ये कितना होगा मास ऑफ मेटल बाई मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ मेटल कितना है बताओ, मास ऑफ मेटल है आपका सेकंड केस में 1.14, यही तो है ना। और बाई क्या मास ऑफ ऑक्सीजन कितना 1.43, नहीं सॉरी 1.43 माइनस 1.14 ना, इसको सेपरेट करो 1.1 जस्ट। हाँ तो यहाँ पे देखा जाए तो ये आ जाएगा कितना 1.43 माइनस 1.14, तो ये 0.29 है ना, ये आ रहा है 0.29।
और फिर से इसको देखा जाए तो 4 टाइम्स करो, 30 इंटू 4 कितना होता है 120, तो ये भी अप्रॉक्स कितना आ जाएगा 4:1, है ना। तो क्या लिखेंगे, सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस इन बोथ केस, सिंस इन बोथ केसेस रेशियो ऑफ mass of metal to that of mass of metal to that of mass of oxygen, है ना, mass of oxygen is same, है ना। so mass of oxygen is same, so it follow लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, है ना, लॉ ऑफ, चलो लिख दो पूरा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये क्या करता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ को वेरीफाई कर रहा है। इज क्लियर। तो आप जैसे इसको नोट कर लो, और मैं फिर इसको आपको एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, आपको उसको बनाना है ना, इसको आप नोट कर लो। एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं, उसको आप खुद से बनाओगे। इन अ गिवन सैंपल ऑफ अमोनिया 9 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इन अ, क्वेश्चन है इन अ गिवन सैंपल ऑफ अमोनिया, इन अ गिवन सैंपल ऑफ, इन अ गिवन सैंपल ऑफ अमोनिया, इन अ गिवन सैंपल ऑफ अमोनिया 9 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 9 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन react with 9 gram of hydrogen and 42 gram nitrogen are present. Hydrogen and 42 gram nitrogen are present. 42 gram nitrogen are present. Okay. In another sample of ammonia, in another sample of ammonia, आप बनाते चलोगे, है ना, खुद से सॉल्व करो क्या होगा। इन अदर सैंपल ऑफ अमोनिया 5 ग्राम हाइड्रोजन आर प्रेजेंट along with नाइट्रोजन, 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन is present along with nitrogen, along with nitrogen. Okay, calculate the mass of nitrogen. आपको सेकंड सैंपल में क्या करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन। सेकंड सैंपल में क्या करना है, नाइट्रोजन का मास कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन। ओके, अब इसको देखो, बनाओ कैसे होगा। बनाइए इसको, खुद से बनाइए आप, क्या होगा। सेकंड सैंपल में नाइट्रोजन का मास कैलकुलेट करना है आपको। कैसे करेंगे, क्या सोचेंगे, बताओ कैसे होगा। कैसे होगा बताइए। आपको अभी मैंने बताया कि क्या होता है कि दो सैंपल में मतलब किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी कंपाउंड में क्या होता है, उनके कंस्टिट्यूएंट एटम्स का जो मास का रेशियो होता है वो हमेशा फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। अभी आपको मैंने जस्ट बताया था। तो देखिए यहाँ पे अमोनिया है ना, तो अमोनिया में क्या होगा, अमोनिया में जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो है, या फिर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का मास का रेशियो है, वो क्या होगा, हमेशा फिक्स होगा। या आइदर हम इस सैंपल को डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बनाएं या फिर इनडायरेक्टली बनाएं, किसी भी सोर्स से लें, कैसा भी सैंपल हो, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, हमेशा सेम होगा। ये तो चेंज होने नहीं जा रहा है।
ये आपको पता है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कौन बोलता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और इसको वेरीफाई किया गया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको बोल दिया गया, इसको वेरीफाई किया गया है ना। तो क्या मैं इस क्वेश्चन में इस कंसेप्ट को अप्लाई कर सकता हूँ? चेक करते हैं, देखिए, है ना। चलिए देखते हैं। तो 9 ग्राम हाइड्रोजन और 2 ग्राम ऑक्सीजन है, तो क्या कर रहे हैं, क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इज टू नाइट्रोजन मास वाइज, है ना। इन क्या होगा, केस 1 या सैंपल 1 कर लो, इन सैंपल 1 इक्वल टू क्या होगा, रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इज टू नाइट्रोजन इन सैंपल 2। यही तो होगा ना, सैंपल 1 में जो होगा वही क्या होगा, सैंपल 2 में होगा। इट क्लियर? तो सैंपल 1 में देखते हैं कितना ग्राम हाइड्रोजन है, 9 ग्राम। नाइट्रोजन कितना ग्राम है, 42 ग्राम। तो क्या लिखेंगे बाबू, 9/42 सैंपल 1 में। सैंपल 2 में क्या है आपका, कितना है, 5 ग्राम हाइड्रोजन है ना। सैंपल 2 में कितना है, 5 ग्राम हाइड्रोजन। तो क्या लिखेंगे, 5, और भाई आपको क्या करना है, सैंपल 2 में देखिए नाइट्रोजन का मास कैलकुलेट करना है। तो क्या लिखेंगे, 5 बाई मास ऑफ, क्या लिखेंगे, 5 बाई मास ऑफ, क्या, मास ऑफ नाइट्रोजन, है ना, मास ऑफ नाइट्रोजन। तो इसको सिंप्लीफाई करो, अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, मास ऑफ जो नाइट्रोजन होगा वो क्या होगा, मास ऑफ नाइट्रोजन कितना, 42 इंटू 5, और बाई क्या, 42 इंटू 5/9। इज इट क्लियर? तो कुछ कैंसिल होगा, देखो कोई चांस है, 3 से शायद कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3, और 1 2 3 14, है ना। अब कैंसिल नहीं होगा, तो 14 इंटू 5 कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 70/3। तो मुझे लगता है कि ये 3 टाइम्स है, 25 इंटू 3 कितना होता है, 75, और 23 इंटू 3 कितना होगा, 69, वही होगा ना, 23 और 3 9 69। तो मुझे लगता है कि आ जाएगा 23.33 ग्राम, 23.33 ग्राम। जी क्लियर? तो हमने इसको क्या करा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को यूज करते हुए मैंने इसमें क्या करा, मास कैलकुलेट कर दिया, 23.33 ग्राम, करेक्ट। ओके, हो गया सबका, नोट करो जल्दी से। तो देखो इसके बाद जो है ना, एक और लॉ होता है, वो होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो आपके बुक में तो शायद नहीं दे रखा है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि लॉ जो है वो 3 लॉ होते हैं, तो एक को क्यों छोड़ूं, इसको बता ही देता हूँ। शायद है वो, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया, लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था इसको, अभी का मुझे नहीं पता, पढ़ लेते हैं, अपने पास काफ़ी टाइम है, नॉलेज पर्पज से पढ़ लेंगे हम लोग, है ना। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसको मिटा दो, अब हो गया सबका। चलिए नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, नेक्स्ट क्या हम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, है ना। तो समझना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये बोलता है कि ऐसा हो रहा है कि 2 एटम है, 2 डिफरेंट एटम है ना, और 2 डिफरेंट एटम क्या हो रहा है, कंबाइन कर रहा है, और ये कंबाइन करके क्या कर रहा है, 2 डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहा है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके, एक तो आपको पता है वाटर फॉर्म करेगा H2O, और दूसरा मान लो कि एक और दूसरा डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहा है, वो कौन सा प्रोडक्ट है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2,
ये क्लियर। या कार्बन को देखते हैं, कार्बन जो है रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन से, प्रोडक्ट क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा प्रोडक्ट बना रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। इज इट क्लियर। और एग्जांपल देखो, सल्फर रिएक्ट कर रहा है किससे, ऑक्सीजन से, फॉर्म कर रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, और फॉर्म कर रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO2 एंड SO3। तो आपने देखा इन तीनों एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, इन तीनों केस में सल्फर ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, बट प्रोडक्ट सारे का डिफरेंट डिफरेंट है। इज इट क्लियर। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये बोलता है कि जब दो डिफरेंट एटम कंबाइंड करता है और मोर देन टू प्रोडक्ट फॉर्म करता है, टू और मोर देन टू प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, टू एंड मोर देन टू प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, इन दैट केस मास ऑफ वन एटम ऐसे लिखेंगे, इन दैट केस क्या होता है, फिक्स मास ऑफ वन एटम कंबाइंड विद वेरिएबल मास ऑफ अनदर एटम, and the ratio of mass of that atom is in simple whole number ratio। एग्जाम्पल मैं आपको जस्ट लिखता हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूंगा तो चीजें ज्यादा क्लियर होगी, है ना। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, when two different atoms combined when two different atoms combined and form when two different atoms combined and form two or more than two different products, two and more than two different products, then a fixed mass of one atom always combined, then a fixed mass of one atom always combined with variable mass of another atom, and ratio of mass of another atom, ratio of mass of another atom is in simple whole number ratio। इसको आप नोट कर ले। तो ये जो लिखा है इसमें आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा, जैसा कि मैं समझता हूँ इसमें से आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा, है ना। कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं, दूसरे एग्जाम्पल के साथ हम कोशिश करते हैं समझने का। जैसे आप देखो एग्जाम्पल, है ना, कार्बन जो है वो रिएक्शन कर रहा है किससे, ऑक्सीजन से, ये फॉर्म कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या फॉर्म कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इज इट क्लियर। तो CO2 में आप कार्बन का देखो कितना ग्राम रिएक्ट कर रहा है, 12 ग्राम, है ना, और ऑक्सीजन कितना ग्राम रिएक्शन कर रहा है, कितना ग्राम, 32 ग्राम रिएक्शन कर रहा है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट देखिए, कार्बन जो है वो क्या रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, ये फॉर्म कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो मैंने लिखा था कि when two different atoms combined and form two or more than two different product। देखिए दो डिफरेंट एटम है, कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन करके बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और नेक्स्ट कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। इज इट क्लियर टू यू, बोथ आर डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसमें कार्बन कितना ग्राम है, 12 ग्राम, ऑक्सीजन कितना ग्राम है, 32 नहीं, कितना, 16 ग्राम,
है ना, 16 ग्राम। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, देन अ फिक्स्ड मास ऑफ वन एटम ऑलवेज कंबाइंड विथ वेरिएबल मास ऑफ अनदर एटम। देखिए 12 ग्राम दोनों में फिक्स मास है, कार्बन का मास क्या है, फिक्स, और वेरिएबल कौन है, ऑक्सीजन 32 ग्राम, दूसरा में 16 ग्राम। इट क्लियर टू यू? तो क्या है कि एक का मास क्या होगा, हमेशा फिक्स होगा, और दूसरे जो एटम होंगे उसका मास क्या होगा, ऑलवेज वेरी करेगा। ओके, और उसके बाद जो ये जो वेरिएबल मास है, ये जो आपको 32 ग्राम और 16 ग्राम जो दिख रहा है, ये जो वेरिएबल मास दिख रहा है आपको, ये आपको जो वेरिएबल मास दिख रहा है ना, मैंने बोला कि ये जो मास होता है ये क्या होता है, हमेशा एक सिंपल रेशियो में होता है। सिंपल रेशियो देखा जाए 32/16 कितना हो जाएगा, 32/16 कितना हो जाएगा, 2:1। 32/16 ये क्या होगा, 2:1। तो ये क्या, ये सिंपल होल रेशियो नहीं है 2:1? यस, ये क्या है, एक सिंपल होल रेशियो में है, 2:1 रेशियो में। और एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन की, जैसे मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा किससे, ऑक्सीजन से, क्या फॉर्म करेगा, H2O। तो H2 में हाइड्रोजन कितना है, 2 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है, 16 ग्राम। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, फिर H2 और प्लस O2 रिएक्शन कर रहा है, ये फॉर्म कर रहा है इस, अब फॉर्म कर रहा है ये H2O2। इसमें हाइड्रोजन कितना ग्राम है, 2 ग्राम, ऑक्सीजन कितना ग्राम है, 32 ग्राम। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ऑक्सीजन, देखिए हाइड्रोजन का मास हमेशा फिक्स है 2 ग्राम, ऑक्सीजन का मास क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, कितना ग्राम, 16 और 32। तो अगर इसका रेशियो निकाला जाए कितना, ये सिंपल 1:2, जो कि एक सिंपल होल नंबर रेशियो में है। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ रही बातें? आपने इसको नोट कर लिया तो बोलो और एग्जांपल एक दो करते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। देखो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो देखिए S+O2 क्या फॉर्म करेगा, SO2, और S+O2 क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा SO3। इज इट क्लियर? तो SO2 में देखा जाए सल्फर कितना ग्राम, 32 ग्राम, ऑक्सीजन कितना ग्राम, 32 ग्राम, और SO3 में देखा जाए, SO3 में सल्फर कितना, 32 ग्राम, ऑक्सीजन कितना, 48 ग्राम, कितना, 48 ग्राम। तो देखो इस केस में भी क्या हो रहा है, सल्फर का एक फिक्स मास कितना, 32 ग्राम, 32 ग्राम, ऑक्सीजन के वेरिएबल मास से कितना, 32 और 48 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है। ओके, अगर इनका रेशियो देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 32:48, तो ये आ जाएगा 2:3, कितना, 2:3, जो कि क्या है, सिंपल होल नंबर रेशियो है। समझ में आ रही बात है? तो ये आपका था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मैंने केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड आपको तीनों लॉ बता रखा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इज क्लियर? नेक्स्ट हम मूव करेंगे, आपको इसके बाद आपको बताएंगे कि डाल्टन ने जो अपना थ्योरी दिया था, एक्चुअली डाल्टन का जो थ्योरी है वो बेस्ड होता है कि केमिकल रिएक्शन कैसे होता है ना, तो उसको मैं थोड़ा सा देखूंगा। ऑल्दो डाल्टन का जो थ्योरी है वो इनवैलिड है, बट फिर भी मैं उसको देखूंगा, आपने इसको नोट कर रखा है तो मैं मिटा दूं, ठीक है, चलिए मिटा दो। देखो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या पढ़ेंगे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है, जो आपको मैंने बताया लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन, इससे रिलेटेड है समहाउ, क्योंकि डाल्टन ने ये बताया था कि एटम कैसे रिएक्ट करता है, किस रेशियो में रिएक्ट करता है ना। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ओके। हालांकि है क्या ना कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ज़्यादा हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, बट डाल्टन का दो पार्ट है, एक तो उन्होंने एटम के बारे में बताया था कि एटम क्या होता है, और नेक्स्ट बताया था कि केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। तो हम केमिकल रिएक्शन का लॉ पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन करना थोड़ा
जरूरी है ना। क्या पढ़ेंगे? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। देखो डाल्टन ने क्या बोला था, जैसे एटम की बात मैंने करा आपसे, तो एटम क्या होता है आपको पता है। एटम ये क्या है, स्मॉल पार्ट है, स्मॉल पार्टिकल है, किसका, एलिमेंट का। बट इतना आसान नहीं है, ये मैंने इतना आपको एक सेंटेंस में बोल दिया, इतना आसान नहीं है, अभी भी उस पर रिसर्च चल रहा है कि एटम होता क्या है। ठीक है, चलो। तो डाल्टन ने बताया था कि जो एलिमेंट है उसको हम डिवाइड किए, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड किए। जैसे ये आपका मेरा बिल्डिंग है, इसको मैं तोड़ूंगा, ब्रेक करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, तो सबसे बेसिक एलिमेंट मिलेगा, वो क्या मिलेगा, ब्रिक्स। अच्छा, ऐसा ब्रिक्स मिलेगा तो क्या मैं ब्रिक्स को फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ? यस, ब्रिक्स को मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। बट होगा क्या कि आप इसको अगर एलिमेंटरी स्टेट में ब्रेक करो तो आपको ब्रिक्स मिलेगा, उसको भी फर्दर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक क्या है, ब्रिक्स इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट, है ना, बिल्डिंग का ब्लॉक है। ब्रिक्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है, बिल्डिंग का, एलिमेंट का नहीं, सॉरी। तो ऐसे ही एटम जो होता है, जैसे मान लो आपके पास क्या है, आपके पास जस्ट एक ऐसा कोई एलिमेंट है, या कोई सा आपका पास मैटर है ना, मैटर बोलो। मैटर में क्या है कि ऐसे ऐसे स्मॉल पार्टिकल्स, आपने इसको ब्रेक करा तो आपको ये सब पार्टिकल मिले। अच्छा, ऐसा नहीं कि हम इस पार्टिकल को ब्रेक नहीं कर सकते, इसको ब्रेक कर सकते हैं, इसको भी हम फर्दर ब्रेक करके ऐसे करके डिवाइड कर सकते हैं, है ना। बट होता क्या है कि ये जो है ना, ये आपका एक बेसिक स्टेज है। दैट मीन्स जैसे आप देखो बिल्डिंग का जो ब्रिक्स होता है, फंडामेंटल पार्टिकल टाइप का, ऐसे बेसिक टाइप का, वो आपका जो एटम होता है वो एलिमेंट का क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है ना। इसका मतलब ये नहीं कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। बट डाल्टन ने क्या बोला था, डाल्टन ने बोला था कि एवरी मैटर इज, फर्स्ट पॉइंट इसका क्या था, फर्स्ट पॉइंट था इसका, एवरी मैटर इज, every matter is made up of, every matter is made up of small, every matter is made up of small indivisible, every matter is made up of small tiny individual particles, tiny indivisible particle, every matter is made up of small tiny individual particle known as atom। इसको क्या बोलते हैं, एटम। तो देखो इसमें एक सेंटेंस में एक वर्ड ऐड करा, इनडिविजिबल। तो बताओ, अभी मैं बोल रहा आपको कि एटम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ये पॉइंट नोट करने वाली बात है कि जब डाल्टन ने ये थ्योरी बताया था तो उस वक्त तक एटम क्या होता है ये भी कोई नहीं जानता था। ऑल्दो ये गलत है, बट फिर भी हम इसको पढ़ते क्यों है, क्योंकि उन्होंने सोचना सिखाया, उन्होंने इनिशिएट करा कि एटम होता क्या है। तो उन्होंने बोला कि एटम क्या होता है, मैटर का स्मॉल पार्टिकल है, टाइनी पार्टिकल से मैटर बना होता है, और वो इंडिविजुअल होता है, उसको हम बोलते हैं मैटर। और इसके अकॉर्डिंग क्या था, डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम फंडामेंटल पार्टिकल था। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल मतलब जो सारे एलिमेंट में कॉमन है, बट अभी फंडामेंटल पार्टिकल वो नहीं रहा, बहुत अफसोस की बात है ना। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला, नेक्स्ट बोला कि atoms of same element are similar in all respect, इसका मतलब क्या कि अगर आपके पास कॉपर का एटम है, मैं बोल रहा हूँ कि सपोज ये क्या है आपका, ये कॉपर है, तो कॉपर के जो एटम है देखो इसमें सारे का मास क्या है, सेम है, सारे का साइज क्या है, सेम है। तो इसका मतलब कि डाल्टन ने बोला कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे या फिर एक मैटर के जितने भी एटम्स होंगे सारे सिमिलर होंगे, मास वाइज, डेंसिटी वाइज, साइज वाइज, या फिर और भी कोई प्रॉपर्टीज देखो, सारे के सारे क्या होंगे, एटम जो होंगे वो क्या होंगे, सेम टाइप के होंगे। तो ये क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया क्या, लेकिन ये भी गलत है, ये भी क्या है, गलत है। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि एटम्स ऑफ
ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ऐसा है कि दो या दो से ज्यादा एटम होगा डिफरेंट एलिमेंट का। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक या डिफरेंट प्रॉपर्टीज। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मतलब ऐसा है कि सपोज ये कॉपर का एटम है और मैंने दूसरा एटम लिया, ये मान लो आपका क्या है, सोडियम का एटम है। इसका साइज क्या होगा, ऐसा कुछ ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, साइज ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा, डेंसिटी डिफरेंट होगा। तो मैं जैसा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि दो डिफरेंट एटम्स होंगे डिफरेंट एलिमेंट के, तो उनके प्रॉपर्टीज क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ये डाल्टन ने बोला था, मैं नहीं बोल रहा, ऑल्दो ये भी गलत था, है ना। देखेंगे अभी आगे कि गलत कैसे कैसे है। नेक्स्ट उन्हें क्या होता है, when two or more different element combined, ये पॉइंट आपको अभी जो केमिकल रिएक्शन बता रहा हूँ उससे रिलेटेड है। when two or more different elements combined in a simple whole number ratio, when two or more different elements combined and form, ऐसे लिखो, combined and form a new substance या new compound, then the ratio of atoms is in simple whole number, ratio of atom is in simple whole number, अब देखो इसको समझो, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ सिंपल होल नंबर रेशियो का। अभी मैंने आपको जस्ट लॉ ऑफ क्या बताया, केमिकल कॉम्बिनेशन में बताया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको छोड़ दो। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उसमें बताया कि क्या होता है कि एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करता है और वो क्या होता है, सिंपल रेशियो में, सिंपल होल नंबर के रेशियो में होता है ना। फिर मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन के बाद बताया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, उसमें मैंने आपको बताया कि देखो कि इसमें एटम का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, सिंपल होल नंबर में होता है। तो ये सब यहाँ से आया था, डाल्टन ने बताया था कि ये क्या होता है, सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है। फिर डाल्टन ने ये भी बोला था, डाल्टन ने क्या बोला था, है ना, कि टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट may combine in more than one simple whole number ratio, जो कि अभी मैंने आपको बताया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो वो इसका आप ये समझो मॉडिफाइड वर्जन है, समझ में आ रही बात है। तो ये था डाल्टन का थ्योरी, बट जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत सारे पॉइंट इनवैलिड है, जैसे इंडिविजुअल जो है वो क्या है, इनवैलिड है। एटम को फर्दर डिवाइड कर दिया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में, तो ऐसा लिख लेते हैं क्या, अच्छा रहेगा। ड्रॉबैक ऑफ, क्या लिखेंगे, ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहले क्या मैंने आपको बताया कि हम एटम को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, तो ये इंडिविजुअल नहीं है, डिविजिबल है। फर्स्ट पॉइंट क्या, एटम कैन बी डिवाइडेड, क्या लिखेंगे, एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन,
प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हम एटम को फर्दर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में डिवाइड कर सकते हैं। दैट मीन्स कि एटम इनडिविजिबल नहीं है, एटम डिविजिबल है। ये क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, जैसा नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखा हुआ है कि अगर ऐसा हो कि दो एटम है सेम एलिमेंट का, तो उन दोनों के क्या होंगे, प्रॉपर्टी सेम होंगे, है ना। बट देखो आइसोटोप एक टर्म आता है, आइसोटोप का नाम आपने सुना होगा कई बार। तो आइसोटोप क्या होता है कि आइसोटोप और आइसोबार, है ना। आइसोबार में क्या होता है, मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। और आइसोटोप में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। तो आइसोटोप के केस में क्या है, इन केस ऑफ आइसोटोप, in case of isotope, two atoms of same element, two atoms of same element have different mass number या different atomic mass। क्या होता है कि आइसोटोप के केस में, एग्जांपल आइसोटोप के केस में क्या होता है, एक ही एटम के दो एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट के दो एटम है, उनका मास नंबर डिफरेंट होगा। दैट मींस कि एटॉमिक मास जो है, एक एटम का मास जो है वो डिफरेंट होता है। डाल्टन ने क्या बोला कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे सारे का मास सेम होगा, सारे का साइज सेम होगा। बट जब आइसोटोप आया तो वहाँ पे ये देखा गया कि एक ही एलिमेंट के दो एटम है और दोनों का मास क्या है, डिफरेंट है। एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा, ऐसा लिखा होगा C6 और 12 एंड C6 14, है ना। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, कार्बन के एक एटम का मास 12 AMU है और कार्बन के दूसरा एटम का मास 14 AMU है। दोनों कार्बन के ही एटम है। डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, दोनों का मास सेम होना चाहिए। बट यहाँ पे दोनों का मास क्या है, डिफरेंट है। ये क्लियर टू यू? वैसे आप देखो ऑक्सीजन, आपको और एग्जाम्पल मिलेगा किसमें, ऑक्सीजन 8 और 16 एंड ऑक्सीजन 8 और 18। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के दो एटम हैं, एक का मास है 16 AMU, एक एटम का मास, और दूसरे एटम का मास है कितना, 18 AMU, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ऑक्सीजन के दो एटम है, सेम एलिमेंट के दो एटम है। डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि दोनों का मास जो है वो सेम होना चाहिए था। बट यहाँ पे क्या है, दोनों का मास जो है वो क्या है, डिफरेंट है। इज इट क्लियर टू यू? समझ आ रही बात है? तो ये डाल्टन का ड्रॉबैक है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो था वो क्या है, डाल्टन ने बोला कि ऐसा है कि दो डिफरेंट एटम अगर हैं, मतलब डिफरेंट एलिमेंट के दो एटम हैं, तो उनके सारे प्रॉपर्टी क्या होंगे, डिफर करेंगे। बट एक आइसोबार आता है, और आइसोबार क्या बोलता है कि दो एटम है डिफरेंट एलिमेंट के और उनका मास जो है वो सेम है ना। तो क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ आइसोबार, mass of two different atom in case of isobar, mass of two different atoms is same, है ना। एग्जाम्पल देख लो आप, एग्जाम्पल जैसे आपने सुना होगा, आर्गन 18 होता है एटॉमिक नंबर और मास कितना होता है इसका, 14, मास नंबर 14। एंड कैल्शियम, उसका भी एटॉमिक नंबर कितना, 20, है ना, और मास नंबर कितना होगा इसका, 40। दैट मीन्स कि कैल्शियम के एक एटम का मास 40 AMU है और वैसे ही आर्गन के भी एक एटम का मास 18 AMU है। डाल्टन के अकॉर्डिंग डिफरेंट एलिमेंट का एटम है तो कोई भी प्रॉपर्टी सेम नहीं होना चाहिए, सारे प्रॉपर्टी डिफर करना चाहिए। बट यहाँ पे मास क्या है, सेम है। इज इट क्लियर टू यू? तो आज के लिए फिर इतना काफ़ी है। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में एटम क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मॉलिक्यूल क्या होता है, और आपको एटॉमिसिटी क्या होता है ना, ये सारी चीज़, एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या होता है। तो हम इन सारी चीज़ों को अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है ना। थैंक यू सो मच।